Good evening, all of you. Today we will discuss issue in Indian democracies. The last topic, gender. We have the topic issues in Indian democracy in your paper IGP, and its last topic gender. Gender issues in Indian government and politics. That we will today understand. आज हम लोग भारतीय प्रजातंत्र के मुद्दों के अंतर्गत जेंडर के मुद्दे पर विश्लेषण करेंगे। जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो सबसे पहले जब हम पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द पीपल इन डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि लोगों के क्या क्या राइट होने चाहिए, तो उसमें फ्रीडम टू स्पीक आउट, कि विचार को अभिव्यक्त करने का, असेंबल एंड एसोसिएट, संगठन निर्माण की या सभा करने की, या एबिलिटी टू टेक पार्ट इन पब्लिक अफेयर्स, कि जितने भी सार्वजनिक गतिविधियाँ हो रही है उसमें भाग लेने की के योग्यता होनी चाहिए, या फिर अपॉर्चुनिटी टू रजिस्टर्ड एज ए कैंडिडेट, कि एक कैंडिडेट के रूप में, एक उम्मीदवार के रूप में अपने आप को पंजीकृत करने का अवसर सबको प्राप्त होना चाहिए, कैंपेन करने का, प्रचार प्रसार करने का, निर्वाचित होने का और ऑफिस होल्ड करने का राइट होना चाहिए गवर्नमेंट के हर लेवल का। तब हम कह सकते हैं कि हाँ, ये पॉलिटिकल राइट्स है डेमोक्रेटिक सिस्टम में। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 19th सेंचुरी में जो वुमेंस मूवमेंट हुए थे, उस समय से ही जितने एक्टिविस्ट्स थे, उस समय के कार्यकर्ता, उन लोगों ने डिमांड किया था कि स्टेट जो है वो एक्शन ले कई इश्यूज़ पर, जैसे कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, जो भेदभाव की नीतियाँ अपनाई जाती है, या जो वायलेंस का निर्माण, महिलाओं के साथ हिंसा होती है, उसके विरुद्ध नीतियों का निर्माण हो, उनको रिप्रोडक्टिव राइट्स मिले, चाइल्ड केयर और पॉलिटिकल इक्वलिटी के क्षेत्र में राइट्स मिले। तो इसलिए जो वुमेन के इशू को वाइटल बनाया जाए, गवर्नमेंट का कंसर्न बनाया जाए, और ये बहुत शुरू से ही इस पर आवाज़ उठती रही है। और क्योंकि सिर्फ ये एक ही, इसका बस एक ही पार्ट है कि उनका इलेक्शन हो और उनको अपॉइंट किया जाए पब्लिक ऑफिसेस में, क्योंकि वो तो सिर्फ हो जाएगा, इसको हम डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन कहेंगे, जिसका हम विवरण दे रहे हैं कि हाँ इतने % महिलाएं, जैसे हम डाटा देते हैं कि हाँ लोकसभा में आज के समय में 12% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है, कि एक डाटा है कि इतने फिगरेटिव हेड्स हैं। लेकिन इस थ्योरी में ये भी सम्मिलित होना चाहिए इनकॉर्पोरेटिंग वुमेन कंसर्न इनटू द पॉलिसी प्रोसेस, कि नीति निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत महिलाओं के से जुड़े जो हित है, महिलाओं के मुद्दे हैं, महिलाओं के जो कंसर्न है, उसको ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तभी हम कह सकते हैं कि वो सस्टेंटिव रिप्रेजेंटेशन है, तभी वो सारमूलक प्रतिनिधित्व होगा, केवल विवरणात्मक प्रतिनिधित्व नहीं होगा। और उसी की आवश्यकता हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का पॉलिटिकल सिस्टम में, वो बहुत मायने रखता है कि क्या ये डेमोक्रेसी है। क्योंकि डेमोक्रेसी में हम क्या कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का एक मत हो, जनता का शासन हो। तो भाई जो आधी आबादी है उसका भी तो शासन के नीति निर्माण में उतना ही अधिकार होना चाहिए। तो इसलिए जो सफरेज कैंपेन हुए हैं, मतदान के अधिकार के लिए, एजुकेशन के लिए, पेड वर्क के लिए, समान वेतन के लिए, व्यक्तिगत गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार या सुरक्षा के लिए, ये सारे जो है वो जुड़े हुए मुद्दे हैं। केवल महिलाओं को रिजर्वेशन दे देना, एक उनको 33% की बात हो रही थी, आज 50% रिजर्वेशन की बात हो रही है, वो नहीं, केवल मात्र उससे काम नहीं चलेगा। ज़रूरत है कि शिक्षा के क्षेत्र में सहभागिता हो, उनका काम को उनके काम को महत्व मिले, उनको प्रॉपरली, जो असंगठित क्षेत्र में उनको बहुत ही कम पेमेंट मिलता है वो नहीं होना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन स्त्री पुरुष को मिलना, व्यक्तिगत गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, शोषण का अंत हो, उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। ये कंसर्न जब तक नीति निर्माण में सम्मिलित नहीं होगा तो हम उसको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं मान सकते। अगर वुमेन की बात करें, वहाँ सिर्फ फिगरेटिव हेड होने से नहीं हो पाएगा। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कई स्टेप इस क्षेत्र में उठाए भी गए थे, कुछ संवैधानिक प्रावधान भी किए गए हैं, कुछ संस्थात्मक प्रावधान भी किए गए हैं कि महिलाओं के लिए कल्याणकारी कुछ कार्यक्रम चलाए गए। और कई बार हम इस क्षेत्र में पॉलिसी में भी बहुत शिफ्ट देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट इसके लिए मुखर नहीं रही है, क्योंकि अगर हम लास्ट 50 ईयर्स की बात करते हैं या 70 ईयर्स की बात करते हैं, तो वहाँ देखेंगे कि वेलफेयर का जो कंसेप्ट था, पहले शुरुआत में
वेलफेयर का कंसेप्ट आया। 70s के समय में डेवलपमेंट की बात की गई और 80s के समय में जो है वो जाकर एम्पावरमेंट की बात होना शुरू हुई और 1990s में जाके वो काफ़ी मुखर रूप से हुआ। यानी 70s का जो दशक था वो वेलफेयर कल्याण की बात करता था, 80s का दशक डेवलपमेंट पर फोकस करता था और 90s के दशक और उसके बाद से उनको एम्पावर करने की बात पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इवन आज के समय में भी जो आपके 2014 में भी वुमेन एम्पावरमेंट के थीम पर वर्क किया गया, आज के समय में भी वुमेन एम्पावरमेंट को एक फोकस रखते हुए इश्यूज़ को पुट अप किया जा रहा है। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो जो कमिटी ऑफ द जो इस्टेब्लिश की गई थी स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया CSWI, उन्होंने ही एक तरह से 1971 में इस बात की मांग की कि महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है उसको बढ़ाया जाए राजनीतिक संस्थानों में, जिससे कि महिलाएं जो हैं वो सिस्टमेटिक रूप में आ सके, वर्क कर सके। और उसी रिपोर्ट में ये चीज़ जो टुवर्ड्स इक्वलिटी का रिपोर्ट पब्लिश हुआ था 1974 में, उसी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वो महिला वोटर और सिटीजन्स को एक अपेंडेजेस ऑफ मेल मतलब वो की रख में देखते हैं। मतलब वो एक मेल्स ने जो रास्ता दिखा दिया है बस उसी का वो अनुसरण करेंगे, उनके अपने व्यूज़ होंगे। इस चीज़ को नहीं पुटअप किया गया था इंडियन सिनेरियो में और कहीं ना कहीं इसकी अवहेलना हुई थी कि उसकी अपनी स्वयं की एक सोच है, उसकी अपनी एक विचारधारा है, उसको भी वो रखने का अधिकार है। ये नहीं कि मेल मेंबर ने जो कहा उसी का जस्ट वो फॉलो करे। सो ये साथ ही एक टोकनिज़म को भी रेफ़र करता है कि जहाँ पे कुछ फ्यू वुमेन राइट्स जो दिए हैं वो उनको दे दिया गया, कुछ महिलाओं को अधिकार दिए गए जिससे उनको थोड़ा डिपेंडेंट, उनको निर्भर दिखाया जा सके और उनकी स्थिति को माइनॉरिटी स्टेटस के साथ पुटअप किया जाए। अब इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ प्रोविज़न्स बने और इसके तहत ऐसा नहीं कि काम नहीं किया गया है, कई काम किए गए हैं। जैसे 73rd 74th अमेंडमेंट्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 92 93 में जो किया गया था उसमें 33% रिजर्वेशन वुमेन को पंचायत और अर्बन गवर्नमेंट में दिया गया। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि प्रधान पुत्र और का कंसेप्ट ना हो कि प्रधान पति या प्रधान पुत्र वर्क कर रहा है, कि वुमेन का तो चुनाव हो गया पंचायत हेड के रूप में लेकिन एक्चुअल में वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसके पुत्र या पति द्वारा चल रहा है। सो यहाँ पर चेंज होने की ज़रूरत है। और इसी के तहत जो हम बात करते हैं कि जो अलग अलग समय पर बाहर से भी कुछ संगठन यहाँ आए, उन्होंने यहाँ की स्थिति का विश्लेषण किया तो उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए। जैसे कैटलिन वेसिन ने जो कि UNDP की कंट्री डायरेक्टर रही है भारत में, उनका ये कहना था कि जो की इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जिससे महिलाओं की सहभागिता राजनीति में बढ़ाई जा सकती है, वो है मनी, मेंटरिंग, मोबिलाइजेशन और मैन। 4M की वो बात करती है कि पैसा, उनके पास आर्थिक शक्ति होनी चाहिए, उनका प्रॉपर मेंटरिंग, उनको दिशा निर्देश मिलना चाहिए, उनमें गत्यात्मकता है, गतिशीलता है, वो वर्क करे और मेन की मेंटेलिटी बदलनी ज़रूर है। जब पुरुष अपनी सोच में परिवर्तन करेगा तो निश्चित रूप से सोसाइटी जो है वो बहुत ही कंड्यूसिव रूप में डेवलप हो पाएगी। अब जेंडर जस्टिस की जब हम बात करते हैं, हमारे यहाँ कई मामलों में वो सिंबॉलिज्म भी देखने को मिलता है। प्रतीकात्मक रूप से भी कई काम होते हैं, वास्तव में नहीं होते हैं। इस समस्या की भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वुमेन का इतना एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं लोकसभा में, और अपर हाउस में भी थोड़ा सा हायर है क्योंकि भाई वहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, कुछ नॉमिनेशन का मामला रहता है तो महिलाओं चुनाव होते हैं। लेकिन अगर हम सोर्सेज देखें तो हाईएस्ट परसेंटेज जो वुमेन का रहा है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वो 10.8% था 1957 में मध्य प्रदेश में। और जनरली भी अगर हम देखें तो कोई रिलेशन भी हम नहीं देख सकते हैं लिटरेसी का फीमेल रिप्रेजेंटेशन के साथ, साक्षरता का महिलाओं के प्रतिनिधित्व के साथ कोई संबंध नहीं है। जैसे केरला है, वहाँ पे साक्षरता दर काफ़ी उच्च है, लेकिन अगर हम वहाँ पे स्टेट एवरेज देखें तो वहाँ पे 3.6% के लगभग वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये दिखाता है कि डाटा की वुमेन का जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है कई मामलों में, और वो उस तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही हैं। इनिशियली जो है कई पार्टीज़ इसके लिए एग्रीड हुई थी कि भाई 33% रिजर्वेशन वुमेन का पार्लियामेंट में हो, स्टेट लेजिस्लेटिव लेचर में हो, लेकिन फिर उसके लिए डाउट
होता चला गया। कई बार इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन हर बार ये बिल फिर से आधे रास्ते में रुक गया। और ये अलग बात है कि राज्यसभा में एक सफलता मिली कि 9 मार्च को 2010 में 191 वोट इसके फॉर में पड़े और एक अगेंस्ट में, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने की पर स्वीकृति हुई कि हाँ 1/3 रिजर्वेशन हो, और उसके तहत पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं को आरक्षण किया जाए सीट। लेकिन लोकसभा में अभी भी ये बिल पारित नहीं हो पाई है। हर सरकार वादा करती है कुछ, लेकिन मैनिफेस्टो में इस बात को तो रखती है, लेकिन फाइनली ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अब अगर हम बैरियर्स की बात करें कि क्यों ये मेयर सिंबलिज्म वाली सिचुएशन है, प्रतीकात्मक तरह से क्यों हो रहा है, तो यहाँ देखेंगे कि जो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटीज़ हैं, जितने भी आपके उपनिवेश काल के बाद स्वतंत्र हुए समाज हैं, वहाँ पर कई प्रॉब्लम्स है। जैसे मिलिट्रिज्म, कहीं पर सैन्यवाद, जो सैन्य शासन है, जैसे पाकिस्तान में है, वहाँ पर सैन्य शासन की वजह से वहाँ पर प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया महिलाओं का। सिक्योरिटी सिचुएशन, ये वाली प्रॉब्लम हमारे यहाँ है काफ़ी ज़्यादा। ये प्रॉब्लम एक तरह से आम ही है कि हर देश में ये समस्या है। फिर जो पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ ए स्मॉल ग्रुप, टिपिकली मेल एलिट्स, एक छोटा सा ग्रुप जो है उनका राजनीतिक वर्चस्व बना है और जनरली उसमें पुरुष ही अधिक रहते हैं, और कोई प्रॉपर वेल एस्टेब्लिश पार्टीज़ नहीं है। एक मतलब बहुत अच्छे से स्थापित राजनीतिक दलों का हमें अभाव देखने को मिलता है। और इसकी वजह से क्या है, जो फेलियर टू इंक्लूड वुमेन इन पीस निगोशिएशन, जो शांति संबंधी वार्ताएं होते हैं, सुझाव होते हैं, उसमें भी महिलाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है। और जितने भी निकाय निर्मित किए जाते हैं शांति स्थापना के लिए, वहाँ पर भी महिलाओं का परसेंटेज बहुत कम रहता है। और ऐसे कई फैक्टर है जो कि कहीं ना कहीं महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है उसको काफ़ी कम कर देता है। अब बात आती है कि कैसे उनको इंक्रीज़ किया जा सकता है जेंडर जस्टिस को। हम पॉलिटिक्स में अगर हम देखें तो आज के जो कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेटिक आइडियल्स में देखेंगे तो ये जहाँ पे कंसेप्ट क्या है, पॉलिटिकल पावर्स का जो रूट है वो सॉवरेन पीपल की बात हम करते हैं कि संप्रभु व्यक्ति रहेंगे, वहीं से राजनीतिक शक्ति का शुरुआत होती है, वहीं से राजनीतिक शक्ति की नींव की भूमिका। तो जब जनता संप्रभु है, जनता अगर संप्रभुता की भूमिका निभा रही है, आखिरी मतलब संप्रभुता का अंतिम जो स्रोत है वो जनता है, तो इसमें आधी आबादी भी सम्मिलित है। और इसलिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में भी जब स्त्री और पुरुष को इक्वल राइट्स दिया गया है और उनको हर राजनीतिक प्रक्रिया में फुल्ली पार्टिसिपेट करने का राइट दिया गया है, तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रॉपरली पार्टिसिपेशन हो, सहभागिता को मीनिंगफुल बनाया जाए, कैपेबल बनाया जाए, ताकि वो मीनिंगफुली पार्टिसिपेट कर सके, अर्थपूर्ण रूप से, सारगंभीर रूप से वो पार्टिसिपेट करे, और वो समाज में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए भी जुझारू रूप से कार्य कर सके। और तभी उस सहभागिता को हम कह सकते हैं कि वो प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं निर्णय निर्माण के क्षेत्र में, या फिर जो मार्जिनल स्तर पर, एकदम निम्न स्तर पर वो कार्य कर रही हैं, वहाँ पर भी वो लीडरशिप के इम्पॉर्टेंट स्किल्स को रख रही हैं, वहाँ कैसे वो मुखर भूमिका लेकर आती है। तो इसलिए पार्टिसिपेशन को ऐसा होना चाहिए कि वो एम्पावरमेंट की तरफ आगे बढ़े, कैसे महिलाओं टारगेट तरीके से वर्क करे कि जिससे वे ऐसे कार्य करें जिसका प्रभाव पड़े। और कई एजेंसीज भी इस क्षेत्र में काम कर सकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं को करना होगा। इसमें सबसे पहले जो एजेंसीज हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको सबसे पहले तो अपने स्वयं में इंटरनल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना होगा। अगर आंतरिक प्रजातांत्रिक संरचना को वो अपनाते हैं तो प्रोपोर्शनल सिस्टम के तहत, जब हम अनुपातिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो पार्टीज़ को वो वुमेन कैंडिडेट्स को हाई इनफ कैंडिडेट लिस्ट में रख सकते हैं जिससे कि उनका चुनाव हो सके। और साथ ही वो कुछ मैकेनिज़्म भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे जिपर्ड लिस्ट सिस्टम को यूज़ किया जाता है कई देशों में, और जिसमें कि वॉलेंटरी कोटास जो है वो वुमेन के लिए रखे जाते हैं, जिससे कि काफ़ी वुमेन कैंडिडेट्स का चुनाव हो सके। कई देशों में मेजॉरिटी सिस्टम्स ऐसे वर्क कर रहे हैं जहाँ पार्टीज़ जो है वो इस तरह से कुछ टारगेट उनको इस्टेब्लिश करना चाहिए कि कुछ स्वैच्छिक उनके टारगेट होने चाहिए, जिससे कि एक मिनिमम नंबर ऑफ़ वुमेन को वो पुट करे कि हाँ इतना नंबर ऑफ़ वुमेन को हम कैंडिडेट के रूप में, प्रत्याशी के रूप में चुनाव में खड़े करेंगे, कोशिश करेंगे कि इतनी महिलाएं जीत के हमारे दल से सत्ता में आए।
और इसके लिए उन्हें सपोर्ट और रिसोर्सेज भी प्रदान करना होगा इलेक्शन में, कि वुमेन कैंडिडेट्स का प्रॉपर कैंपेनिंग हो, में उनको टाइम मिले, रेडियो, एयर स्पेस, सब कुछ उनको, मास मीडिया में कवरेज, सब कुछ उन्हें प्रोवाइड करे पार्टी, उसी तरह से जैसा कि मेल कैंडिडेट को करती हो। फिर गवर्नमेंटल एक्टर्स, जितने सरकारी कार्यकर्ता है, वो भी इसको देखे, इसका एक तरह से सुपरविज़न करने, मॉनिटरिंग करे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लॉ है और जो बाकी चुनाव से संबंधित जो कानून है वो कहीं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो महिलाओं को क्षति तो नहीं पहुंचा रहे हैं, और ऐसे कानूनों का भी निर्माण हो जिससे पॉलिटिकल पार्टीज़ अच्छे से प्रजातांत्रिक नियम कानूनों को अडॉप्ट कर सके और अपने आंतरिक गतिविधियों के क्रियान्वयन में भी प्रजातांत्रिक नियमों को सुचारू रूप से लागू करें। अगर हम टेम्पररी जितने स्पेशल मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं, कुछ तात्कालिक मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं पार्टीज़ के द्वारा, जैसे सस्टेनेबल प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन जो है वो कैंडिडेट लिस्ट में हाई रखे, वो काफ़ी मात्रा में महिलाओं को प्रत्याशी के रूप में खड़ा करे हर क्षेत्र में, सिर्फ बड़ी फैमिली, पॉलिटिकल बैकग्राउंड की महिलाओं को ही नहीं, जो जिसने वास्तव में समाज में काम किया है उनको भी उसमें सम्मिलित करने की ज़रूरत है। फिर कुछ जो इंटरनेशनल एक्टर्स हैं उनको भी बहुत ज़रूरी है कि वे भी एडवाइस दें लेजिस्लेशन पर, क्योंकि वो अगर एडवाइस देते हैं कुछ विधि निर्माण के क्षेत्र में या इलेक्टोरल सिस्टम में जो चुनाव की व्यवस्था है उसमें परिवर्तन के लिए, या कुछ नई बेस्ट प्रैक्टिसेस जो ऑल ओवर वर्ल्ड प्रैक्टिस में है, वो हो सकता है उनके सुझावों से भी हम महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है, वो उनकी जो सहभागिता है वो चुनाव प्रक्रिया में बढ़ेगी, और वो एक तरह से ट्रेनिंग भी इम्पार्ट कर सकती है महिला प्रत्याशियों को। और इन ट्रेनिंग से क्या होता है, ये ट्रेनिंग सिर्फ महिला प्रत्याशियों को नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी दी जाए, जर्नलिस्ट को भी दी जाए, सिक्योरिटी फोर्स को भी दी जाए, कि वो कन्वे हो कि वुमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्यों ज़रूरी है और उससे कैसे जेंडर सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। ये ज़रूरत है कि कैसे वो कुछ महिलाएं अगर इस तरह से आएंगी तो समाज का जो पूरा ढांचा है उसमें परिवर्तन आएगा, समाज और संतुलित सोच के साथ विकसित होगा। या जैसे मैंने इसी को फिगरेटिव तरीके से समझाने के लिए आपको मैंने किरण बेदी का एग्जाम्पल की तरह रखा कि कैसे वो एक IPS ऑफिसर के रूप में अपना वर्क शुरू की, फिर सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स के तहत वो काम की, फिर उसने पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी करके कि अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए महिलाओं के मुद्दों को वो रखने की कोशिश करती है। तो सिविल सोसाइटी भी एक बहुत तरह से काम कर सकती है एक्टर की तरह, जो कि महिलाओं को आइडेंटिफाई करे, जो कि ऑफिसेस रन करने में कैपेबल हो, उनको ट्रेनिंग दे, दूसरी तरह से महिला प्रत्याशियों को सपोर्ट प्रोवाइड करे, वो लॉबी का भी निर्माण कर सकती हैं जिससे कि विधायी परिवर्तन जा सके ताकि महिलाओं को सशक्त बनाया जाए। और इस तरह से क्रॉस पार्टी नेटवर्क वुमेनों का बनना ज़रूरी है, कि दलों के बीच ठीक है विचारधारात्मक भेद होता है, लेकिन अगर प्रत्येक दल की महिलाएं आपस में संगठित होकर महिलाओं के हित के लिए कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से वो एक दूसरे तरह का सिनेरियो उभर कर आ सकता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। और इसमें मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए मीडिया का बहुत ज़रूरत है आज के समय में कि वो जेंडर सेंसिटिव कवरेज इलेक्शंस का करे और नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स जो बना हुआ है उसको ना पुटअप करे, पॉजिटिव इमेज जो है महिलाओं के लीडर के रूप में पुटअप करे, और वुमेन कैंडिडेट को उतना ही समय प्रोवाइड किया जाए, एयर टाइम और प्रिंट स्पेस दिया जाए जितना कि मेन को दिया जाता है। अभी के समय में एक अच्छा एग्जांपल हम लोगों के लिए है कि कई हमारे स्टेट में चीफ मिनिस्टर्स काम कर रही हैं और बहुत बखूबी वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर रही हैं। फिर फोकस जो है, अटेंशन जो है, इशू स्पेशल कंसर्न ऑफ वुमेन का रखना चाहिए न्यूज़ और प्रोग्राम में। कोई एक जो नेगेटिव न्यूज़ है उसका बहुत प्रचार न करके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है उनको पुटअप करना बहुत ज़रूरी है। और वोटर और सिविक एजुकेशन प्रोग्राम्स को भी चलाना बहुत ज़रूरी है, जिससे वुमेन के डेवलपमेंट के लिए लोग आगे बढ़े, उन लोगों को पर्याप्त अवसर प्रदान करें, उनको वोट दे और वो मुख्य रूप से कार्य करे। इसी से पूरे समाज की मानसिकता बदल सकती है। अंत में इसमें हम अगर इस टॉपिक समअप करना होगा तो हम कह सकते हैं, जैसे अमर्त्य सेन ने अपनी बुक जो है इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी में ये ऑब्जर्व किया है कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है ये बहुत ही सकारात्मक रूप से प्रभाव डालती है, और केवल महिलाओं के जीवन पर भी नहीं बल्कि पुरुषों के जीवन पर भी डालती है, और साथ ही
बच्चों के जीवन पर भी डालती है, और इसलिए उनका डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो हमारे भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं MS गिल, उन्होंने भी एक प्रपोज़ल दिया था कि ये मैंडेटरी होना चाहिए सभी राजनीतिक दलों के लिए कि वो एटलीस्ट a third of women candidate for the seats of the deserve to be commended। जो सीट्स कंफर्म है कि वो जीतने लायक सीट्स हैं हर दल का, तो उसमें से a third ऑफ दी सीट्स वुमेन के लिए भी रिज़र्व होना चाहिए। पॉलिटिशियंस जो है वो तैयार ही नहीं है कि प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन को अडॉप्ट करें अपने पार्टीज़ में। तो ऐसे में हम नहीं, जब आप इंटरनल डेमोक्रेसी को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके लिए महिलाओं के लिए रिजर्व कर लेने से काम नहीं चल सकता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले तो वो अपने अंदर जो इंटरनल डेमोक्रेसी, अपनी इंटरनल पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम में सुधार लाए, तभी जाके महिलाओं को उसमें सम्मिलित हो पाएंगी कि वो अब खुद लोकल स्तर पर, सेल स्तर पर, राज्य स्तर पर, फिर सेंट्रल लेवल पर महिलाओं को अधिक से अधिक सहभागिता दे, महिलाओं को पुटअप करे एज ए कैंडिडेट। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर ये जो राजनीतिक एक स्थिरता, मतलब एक इस तरह का महिलाओं की कम सहभागिता का जो सिचुएशन है, उसको हटाने के लिए बहुत ज़रूरी है जो एक मिथ और रियलिटी के बीच जो गैप बना हुआ है, कि एक मिथ बना है, हाँ कुछ फिगर हमारे सामने पुटअप किए जाते हैं कि हाँ ये महिलाएं चुनाव इलेक्शन में मतलब हमारे यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन अगर उसके बैकग्राउंड को देखा जाए, अगर उनके इन्फ्लुएंस को, उनके वो एलिट ग्रुप को बिलोंग करती हैं कि नहीं, वो सोसाइटी के हाई क्लास को बिलोंग करते हैं, नहीं तो काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि वही महिलाएं आगे हैं जिनके साथ बैकग्राउंड है। तो ये रियलिटी है और मिथ ये है कि हाँ बहुत महिलाएं सशक्त है एक तो इसलिए उस मिथ को ब्रेक करते हुए वास्तव में उनको पार्टिसिपेट होने का सभी को मौका मिले, तभी जाके इन रियल सेंस इंडियन डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक फॉर्म में वर्क करने में और अच्छे से अपनी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को लेके और पॉजिटिवली एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में सक्सेसफुल होगी, और डेमोक्रेसी एक रियल सेंस में वुमेन को इंक्लूड करते हुए फुल्ली डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरह काम करेगी। थैंक यू।